बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल के मैथ्स को। और यूनिवर्सिटी लेवल के मैथ्स को जो बच्चे अपना ए लेवल्स या फिर अपना इंटर एफएससी कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर अगर वो बच्चे प्री इंजीनियरिंग से हैं तो फिर उनको डिफरेंट सेक्शन में मैथ्स में जाना पड़ता है। और जो बच्चे प्री मेडिकल से या नॉन मैथ्स सेक्टर से आ रहे होते हैं उनको फिर डिफरेंट लेवल पे जाकर मैथ्स पढ़ना होता है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इन कोर्सेज को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जैसे मैथ स्क्रीन के अंदर हम जूनियर क्लासेस में, जैसे कि ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, इंटर और मैट्रिक में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कश्मीर बोर्ड या फिर ए लेवल्स के अंदर भी हम जाते हैं तो P1, S1 हम हर चीज को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन अभी बिगिनिंग में हम यूनिवर्सिटी लेवल मैथ्स को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। हम इसके सिर्फ दो ब्रांचेस बनाएंगे। एक ब्रांच हमारे पास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैथ्स को पीछे से पढ़ के आ रहे हैं और जो BS लेवल को यानी BSc लेवल को मैथ्स कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और एक सेक्शन हम उनके लिए बनाएंगे जो कि प्री मेडिकल या कॉमर्स से आ रहे हैं और उनको मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं आपको उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स को पढ़ कर आ रहे हैं और आगे जाके उनको मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स को पढ़ना पड़ रहा है। अब उस मैथ्स के अंदर हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलकुलस। तो स्टूडेंट, कैलकुलस आपने अपने प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर कैलकुलस आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है या एफएससी पार्ट 2 में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ही मिलाकर कैलकुलस कहते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे कैलकुलस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो उसकी एप्लीकेशन आ जाती है, उसकी माइनर एप्लीकेशन तो आप अपने प्रीवियस लेवल में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। सो एप्लीकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल के कैलकुलस में और जो प्रीवियस ग्रेड्स में आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो बच्चे ए लेवल्स के हैं चाहे वो बच्चे एफएससी इंटर के हैं, तो उन बच्चों को कैलकुलस में कुछ नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। सो आइए देखते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको इससे इंशाल्लाह आपको नया कैलकुलस सीखने को मिलेगा। आपको डिफरेंस नजर आएगा जो आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा है और जो आप अब पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, प्रीवियस ग्रेड्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ग्रेड्स में आपने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो नॉर्मल एक्स वाई का सिस्टम होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर ये एक्स वाई प्लेन बना के दिखाऊं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिखाऊं, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहां पे मैं कोई सा एक पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होंगे, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? यानी यहां पे अगर हम इसको ग्रेडिंग कर दें तो ये वैल्यू अगर 4 आ रही है और यहाँ पे वैल्यू 6 आ रही है तो हम लिख सकते हैं कि ये 4 और 6 है। x is 4 and y is 6। सो ये सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जो सिस्टम, नया सिस्टम अब पढ़ने जा रहे हैं, इस सिस्टम को यानी इस कैलकुलस को हम कहते हैं पोलर सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जो कार्टेशियन कैलकुलस के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या पढ़ेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ना है आर थीटा। एक्स वाई नहीं पढ़ा जाएगा, यहां पे पढ़ा जाएगा आर थीटा। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो हमें एक नया कैलकुलस इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसको हम कहते हैं पोलर सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अंदर हम वर्किंग कर रहे होते हैं आर और थीटा के ऊपर। अच्छा, इसको कैसे देखेंगे? यहां पे अगर आप एक इनिशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, ठीक है। और यहां पर हम वही पॉइंट ले लेते हैं जहां पे लिया था ताकि आप लोग इसकी वर्किंग आराम से कर सकें। ये पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट सी है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास जो है वो इनिशियल लाइन कहलाता है।
इनिशियल लाइन, ये एंगल है थीटा। अच्छा, ये आपके पास जो है ओ, ओ का मतलब यहां पर ओरिजिन नहीं है, ओ का मतलब हम यहां पे इसको कहते हैं पोल। अच्छा, इसमें नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, उन टर्म्स को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसकी एप्लीकेशन उन टर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर आ जाए, बेस आपकी नहीं बनी हुई होगी, तो आपसे पूछा जाए कि पोल क्या चीज है, या आपसे पूछा जाए कि वेक्टर रेडियस क्या चीज है, तो आपको समझ नहीं आएगा। सो आज का लेक्चर इसीलिए है ताकि आप इसकी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझ सके और आइंदा आने वाले क्वेश्चन आपको करना आसान हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ओरिजिन हमारे पास होता था एक्स वाई के अंदर, अब वो ओरिजिन नहीं कहलाएगा, अब उसको हम कहेंगे पोल। ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी रेडियस वेक्टर, इसको हम बोलेंगे रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये लाइन जो है ये इनिशियल लाइन है, ये रेडियस वेक्टर है, ये पोल है और ये एंगल है। रेडियस वेक्टर को हम आर कह सकते हैं। सो बेसिकली यहां पे जो सारा खेल है, जो सारा गेम है, वो किस चीज का है? वो है आर और थीटा का। आर और थीटा, हम लोग पहले जो वर्किंग कर रहे थे कार्टेशियन प्लेन के अंदर, वो वर्किंग होती थी एक्स और वाई के अंदर। अब जो हम वर्किंग करेंगे वो वर्किंग होगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर और थीटा की। लेकिन अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, तो सिस्टम बड़ा मजेदार सा बन जाएगा। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूं। देखिए, अगर इन दोनों डायग्राम्स को मैं मर्ज कर दूं तो क्या बन जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहां पे सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूं। ये वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, और ये वो पॉइंट था सी जो मैंने पोलर सिस्टम के लिए लगाया था, वो भी लगा दिया। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मैंने लाइन लगा दी यहां पर। ठीक है, इस लाइन को पोलर सिस्टम के अंदर मैं क्या कह रहा था? आर, यानी रेडियस वेक्टर या वेक्टर रेडियस। ठीक है, उसके बाद ये इनिशियल लाइन थी जो कि एक्स एक्सिस है। बेसिकली ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस है, लेकिन ये पोलर सिस्टम के अंदर इसको इनिशियल लाइन कहेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है स्टूडेंट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अच्छा, अब आप अगर फोकस करें तो ये ओ है जिसको हम पोल कह रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इस पॉइंट को पी का नाम दे सकते हैं। तो यहां पे आप गौर करें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल है थीटा, और ये 90 डिग्री का एक ट्राइंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री के ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास क्या है? क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम इसको y ले लेते हैं, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम इसको x ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहां पर अब हम चीजों को रिलेट करना सीखेंगे। आपने अपने प्रीवियस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री को तो अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब यहां पर हम इस लेवल के कैलकुलस के अंदर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हैं। आपको पता है साइन कॉस टैन हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, साइन को अगर हम लेते हैं तो साइन आपके पास क्या होता है? साइन थीटा, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, ये ऑपोजिट क्या है? कुछ बच्चे जो हैं वो एफएससी और इंटर सिस्टम से आए हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ए लेवल्स के सिस्टम से आए हुए हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम से आए हुए हैं। तो ऑपोजिट बेसिकली क्या चीज है? ऑपोजिट वो चीज होती है कि जो एंगल के सामने वाला लाइन हो। अच्छा, अब ऑपोजिट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा हर जगह। तो साइन थीटा यहां पे क्या चीज है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो जरा गौर से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? यहां पर परपेंडिकुलर है y, और यहां पर हाइपोटेनस क्या है? यहां पर हाइपोटेनस है r। तो देखिए साइन थीटा क्या किसके इक्वल हो गया? यहां पे याद रखिए, हम लोग किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ट्राइंगल बना लिया था, राइट एंगल ट्राइंगल था, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व किया, साइन थीटा को लिया। साइन थीटा इक्वल होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा को हमने ले लिया y अपॉन r, स्पेसिफिकली इन दिस ट्राइंगल इट इज y अपॉन r। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो r को यहां लाके मल्टीप्लाई कर देंगे बड़ी आसानी से। r इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, सॉरी r साइन थीटा इज इक्वल्स टू y। तो देखिए ये आपके पास आ गया r साइन थीटा इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आपको मिल गई।
हम क्या करते हैं, यहां पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा cos थीटा। तो cos किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? याद रखिए cos थीटा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर हम इसको कह सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको एडजेसेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एंगल, ये लाइन जो है बेस भी कहलाता है, और क्योंकि एंगल के बिल्कुल साथ है इसलिए इसको एडजेसेंट भी कह सकते हैं। सो सिंपल, बेस अपॉन हाइपोटेनस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो cos थीटा किसके इक्वल हो रहा है? बेस क्या है या एडजेसेंट क्या है? x, और हाइपोटेनस तो वही है r जो कि sin थीटा में था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट? ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? x, और हाइपोटेनस r ही है। x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, ये r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r cos थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो दो वैल्यूज हमने निकाल ली, एक y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू r sin थीटा, और x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये दो बेसिक फॉर्मूला आपने निकाल लिए हैं। अब इन दो बेसिक फॉर्मूला को यूज करके हम आगे कुछ एडवांस फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, जिस लेवल पर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर, अगर आप उस कल्चर से आए हैं कि आपने फॉर्मूलाज को रटा है, तो वो कल्चर छोड़ दीजिए। यहां पर आपको फॉर्मूलाज को समझना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, ताकि आपके लिए एप्लीकेशन आसान हो जाए। अब ये दो बेसिक फॉर्मूलाज हमने निकाल लिए हैं, इनसे और क्या हो सकता है? अगर हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दें। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं यहां पे करूं स्क्वेयरिंग, यानी मैं अगर यहां पे करता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये क्या निकलेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या निकलेगा? एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? एक्स की वैल्यू मेरे पास है r cos थीटा, इसका स्क्वायर ले लीजिए। y की वैल्यू मेरे पास क्या है? r sin थीटा, इसका स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इनको ओपन कर देते हैं, क्या होएगा ओपन होके? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या चीज कॉमन निकल रही है यहां पे? क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है r स्क्वायर। अंदर क्या बच रहा है? इधर से cos स्क्वायर थीटा और इधर से r स्क्वायर बाहर निकाला तो sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, क्योंकि जिस लेवल पे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इतने बेसिक चीजें मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1 से, यानी बचा r स्क्वायर। किसके इक्वल बचा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बेसिकली क्या चीज है? ये और ये दो हमने पहले फॉर्मूला पढ़े थे, ये क्या चीज है? ये बेसिकली रिलेशन है। किस चीज का रिलेशन है? ये रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है, इसको अपने जहन में बिठाना है। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम इस रिलेशन को और ज्यादा आगे की तरफ ले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे। आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।